हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए टेक्नीशियन एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स की आज ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे मल्टी वाइब्रेटर के पार्ट फर्स्ट को। इसके 2 से 3 पार्ट और आएंगे, तो उस तरीके से हमारा ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हैं, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो देख सकते हैं उन सभी, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स किसी भी प्रकार के अगर आप टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, जो भी कुछ है, वो सारे आपको हैंड रिटन पीडीएफ्स में नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहे हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसके साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। आजकल आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत आते हैं, तो जिस पैटर्न पर, जिस लेवल पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और इस कोर्स के लिए आपको नॉमिनल जो फ़ी है वो पे करनी होगी। इसके लिए आपको जो भी जानकारी है वो इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। यहाँ से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से आप ये सारी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का ऑसिलेटर ही होता है। इससे पहले हमने ऑसिलेटर के टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो ये एक ऑसिलेटर ही है, सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि ये जो स्क्वायर वेव यानी कि वर्गाकार जो तरंग होती है उसको ये जनरेट करता है, और इसी वर्गाकार तरंग को क्या कहा जाता है? पल्स कहा जाता है। इसका जो यूज़ है वो बहुत जगहों पर यूज़ किया जाता है। इससे पहले आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा होगा। तो जो आरएस फ्लिप फ्लॉप है या जेके फ्लिप फ्लॉप है, जो भी फ्लिप फ्लॉप थी जिनमें ट्रिगर होती थी, आपने ध्यान दिया होगा कि ट्रिगर या फिर क्लॉक वाली फ्लिप फ्लॉप होती थी, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता था उसको ट्रिगर करने के लिए। तो ये जो है कुछ इस तरीके से पल्स जनरेट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट, वो आपको यही याद रखना है कि मल्टी वाइब्रेटर जो है वो क्या काम करता है। तो ये काम करता है, ये वर्गाकार यानी कि स्क्वायर वेव जो है उसको जनरेट करता है, या फिर इसको पल्स भी कहा जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये एक प्रकार का ऑसिलेटर ही होता है। और इस प्रकार से जो मल्टी वाइब्रेटर है उसका आउटपुट या तो हमें लो मिलेगा या फिर हाई मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक जो भी इसकी वेव फॉर्म है वो यहाँ पर अगर आपको बना के दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं जो पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ऊपर की ओर जा रहा है इसको हम हाई कहते हैं, और जस्ट यहाँ पर नीचे की ओर आ रहा है इसको हम लो कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका जो आउटपुट है वो हाई लो कुछ इस तरीके का आउटपुट प्राप्त होता है, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मल्टी वाइब्रेटर है उसमें हमने जो भी ट्रांजिस्टर यूज किए हुए हैं वो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है या फिर सैचुरेशन रीजन में। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट समझने होंगे कि ये कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन क्या होता है। वैसे मैंने इसको ट्रांजिस्टर वाले पार्ट में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा आपको कि कट ऑफ रीजन जैसे कोई हमारा ट्रांजिस्टर होता है, जब वो ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है, जब वो ट्रांजिस्टर चलने लगता है, तो उसको हम एक्टिव रीजन कहते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई ट्रांजिस्टर है, इसको हमें चलाना है, जो प्रॉपरली वर्क करे उस कंडीशन को कहा जाता है एक्टिव रीजन। अगर इसी ट्रांजिस्टर में जो इसका बेस वाला पार्ट होता है, जो बेस करंट इसमें ज़रूरत होती है, मान लीजिएगा इसको ज़रूरत है 0.5 कुछ इस तरीके से 0.5 वोल्ट की, ठीक है, ये मैं बेस वाले की बात कर रहा हूँ। तो जो बेस पार्ट पे अगर ये जो आईबी करंट है या फिर आईबी जो वोल्टेज है, एक्चुअली में इसको करंट में मेजर किया जाता है, तो ये 0.5 मिली एम्पियर में मान लीजिएगा ये है। और अगर ये करंट जो है जितने पर ये ऑपरेट हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, उससे अगर कम होता है, ये आईबी वाला जो बेस वाला पार्ट है उसमें करंट अगर कम होता है, तो वो ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ रीजन में रहता है, यानी कि वो ट्रांजिस्टर स्टार्ट ही नहीं होता है। इसी तरीके से अगर जो आईवी करंट है जिस पर वो एक्टिव था ट्रांजिस्टर, अगर उससे बहुत ज़्यादा हो जाती है आईवी करंट, जैसे मान लीजिएगा किसी ट्रांजिस्टर की जो आईबी है, आईबी का मतलब बेस करंट जो है वो 0.5 मिली एम्पियर है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है और इससे ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है, कुछ इस तरीके से। तो ये इसकी कंडीशन होती है। और ये जो आप वेव फॉर्म देख रहे हैं, ये वेव फॉर्म डिपेंड करती हैं कि जो हमने उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए हुए हैं अपने मल्टी वाइब्रेटर में, वो ट्रांजिस्टर किस रीजन में है, कट ऑफ रीजन में है या फिर सैचुरेशन रीजन है। तो इस प्रकार से
हमारा मल्टी वाइब्रेटर जो है वो काम कर रहा होता है। जो मल्टी वाइब्रेटर में ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं, उन ट्रांजिस्टर को कपल करना होता है। कपल करने का मतलब उनको जोड़ना होता है। तो उसके जोड़ने के अलग अलग जो है कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इसमें रेजिस्टेंस कपल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कैपेसिटर कपल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी। और इस ट्रांजिस्टर में जो है फीडबैक जो यूज़ किया जाता है वो पॉजिटिव फीडबैक यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा जो ऑसिलेटर होता है उसमें हम फीडबैक यूज़ करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का ऑसिलेटर ही है। और इसीलिए इसमें जो हम यूज़ करेंगे, यानी कि जो हम इसमें फीडबैक यूज़ करेंगे वो फीडबैक होता है इसमें पॉजिटिव वाला। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मल्टी वाइब्रेटर में जो ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं उसमें कौन सा फीडबैक यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, या कोई फीडबैक यूज़ नहीं करते, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से जो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक। तो जो पॉजिटिव फीडबैक है, इसकी वजह से जो एक ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाता है और एक ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में पहुंच जाता है। यानी कि एक ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में पहुंचेगा तो हाई मिलेगा, और दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ पर कट ऑफ में पहुंचेगा तो लो। इस तरीके से फिर आपकी जो पल्स है या फिर जो आपकी स्क्वायर वेव है वो उसमें बनने लगती है। यहाँ पर आप इसका ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें इसकी दो स्टेजें होगी। दो स्टेज यहाँ पर, ये फर्स्ट स्टेज का मतलब यहाँ पर पहला वाला ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया होगा, और यहाँ पर सेकंड स्टेज, यहाँ पर दूसरा ट्रांजिस्टर यूज़ किया हुआ होगा। और इस तरीके से आपने इसमें फीडबैक भी जोड़ दिया है। फीडबैक मतलब जो आउटपुट है उसी का कुछ पार्ट फिर से इनपुट कर दिया है। तो इस तरीके से आपका ये मल्टी वाइब्रेटर का एक बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम हो जाता है। अब यहाँ पर बात की गई है मल्टी वाइब्रेटर की स्टेज पर, यानी कि मल्टी वाइब्रेटर जो है वो दो स्टेज में वर्क करता है। एक स्टेज होती है इसकी स्टेबल स्टेट, जिसको हम स्थायी अवस्था कहते हैं, और दूसरी स्टेज होती है इसकी क्वासी स्टेट, यानी कि इसको हम क्वासी स्टेबल स्टेट कहते हैं, अस्थायी अवस्था, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेबल स्टेट का मतलब है कि जो अपने आप से चेंज ना हो। एक बार वो जो भी जिस भी तरीके से वर्क कर रहा है, जिस भी तरीके से ऑपरेट हो रहा है, वो कंडीशन वैसी ही रही, वहाँ पर कोई भी चेंजेस ना हो। और अगर आपको उस स्टेज को चेंज करना है तो फिर बाहरी कोई ना कोई आपको वहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा, यानी कि बाहर से आपको उसका कोई सिग्नल देना पड़ेगा या कोई पल्स देना पड़ेगा, तभी जा कर के वो अपनी स्टेबल जो स्टेज थी उसको चेंज करेगा। ठीक वैसे ही अस्थायी अवस्था की बात करें, यहाँ पर क्वासी स्टेबल स्टेट की बात करें, तो ये कुछ समय के बाद अपने आप से चेंज होने लगता है। और ऐसी अवस्था जिसको बदलने के लिए आपको पल्स की ज़रूरत ना हो, उसी को हम अस्थायी अवस्था कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ पर हम अपने बेसिक मल्टी वाइब्रेटर के बारे में। तो बेसिक मल्टी वाइब्रेटर को हम क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इसी में अगर हम थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं तो हमारे 3 टाइप के मल्टी वाइब्रेटर बनते हैं। तो इसीलिए हमें उन तीनों के टाइप को पढ़ने से पहले बेसिक मल्टी वाइब्रेटर को समझना ज़रूरी होगा। इसमें हम बहुत ही हल्का सा चेंज करते हैं जिससे इसके अलग अलग टाइप बन जाते हैं। एक अनस्टेबल होता है, एक बाई स्टेबल होता है, एक मल्टी स्टेबल होता है। ठीक है, सॉरी मल्टी स्टेबल नहीं, मोनो स्टेबल होता है। तो इस तरीके से आपके 3 स्टेबल होंगे जिनको हम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ हमें बेसिक मल्टी वाइब्रेटर को पढ़ना ज़रूरी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मल्टी वाइब्रेटर है उसको बनाया गया है कुछ इस तरीके से। इसमें जो है 2 ट्रांजिस्टरों का यूज़ किया गया है, और ये जो 2 ट्रांजिस्टर हैं वो 2 स्टेज हाई गेन एम्पलीफायर होते हैं। 2 स्टेज हाई गेन एम्पलीफायर का मतलब कि दोनों एक दूसरे के एकदम सिमेट्रिक जो है यहाँ पर एक डिज़ाइन बन रहा है। सिमेट्रिक का मतलब कि कोई चीज़ अगर आप इतने पार्ट को इस पर रख देंगे तो ये पूरी तरीके से ढक लेगा। यानी कि कहने का मतलब यही है कि ये पार्ट और ये पार्ट जो है वो लगभग बराबर हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे कंपोनेंट हैं, देखने में भी एक जैसे हैं। अगर यहाँ से आप इसको हाफ कर देंगे तो ये जो है इस तरीके से बनता है, और इसमें पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो भी फीडबैक यहाँ पर जोड़ा गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला फीडबैक, यहाँ पर आउटपुट जो आपको मिल रहा है इसके कलेक्टर पार्ट पर, इसी को इसमें इनपुट कर दिया है। बस फ़र्क इतना है कि इस वाले को इस वाले ट्रांजिस्टर में इनपुट किया है और इस वाले का फीडबैक इस वाले ट्रांजिस्टर में इनपुट किया है, यानी कि क्रॉस इस तरीके से बना दिया गया है इसको। और बेसिक मल्टी वाइब्रेटर की भी 3 मोड होते हैं, जो भी यहाँ पर हम वाइसिंग कर रहे हैं। वाइसिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर जो Z1 और Z2 आप देख पा रहे होंगे, ये कपलिंग जो है एलिमेंट होते हैं। कपलिंग एलिमेंट का मतलब कि इनको जोड़ा गया है। यहाँ पर कैपेसिटर भी हो सकता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, और यहाँ पर जैसे भी आप चाहें उस तरीके से इसको बना सकते हैं, उसी पर ये डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं तो यहाँ से अलग अलग हमारे मल्टी वाइब्रेटर बन के तैयार होते हैं, जो कि आपको आगे समझ में आएंगे।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है इसकी 3 स्टेज होंगी, जो कि यहाँ पर इससे Z1 और Z2 इस तरीके से इस पर डिपेंड करती हैं, जो कि फीडबैक के एलिमेंटों पर निर्भर करती हैं कि यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाया है या कैपेसिटर लगाया है। और अगर हम इसमें जो है कैपेसिटर यूज़ कर देते हैं और कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है या नहीं होता है, यहाँ की बात कर रहे हैं हम Z1 और Z2 की, तो ये जो है टाइमिंग सर्किट कहलाता है। कैपेसिटर के चार्ज होने पर या चार्ज नहीं होने पर ये उस तरीके से काम करता है, इसीलिए इसको टाइमिंग सर्किट भी कह सकते हैं जब हम यहाँ पर कैपेसिटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो 2 स्टेज हाई गेन एम्पलीफायर होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये रखना है आपको याद कि इसमें जो फीडबैक एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं हम, उस पर ही ये इसका जो ऑपरेशन है, जो मोड है, वो डिपेंड करता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है कि जो इस सर्किट की टाइमिंग होती है वो इसमें यूज़ किए गए कैपेसिटर की चार्ज या फिर डिस्चार्ज होने वाली कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगला पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हम इस यानी कि ये वाला जो हमारा सर्किट है, इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं, तब ऑन करने के दौरान ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, एक्टिव रीजन में हो जाएंगे। जैसे ही ऑन करते हैं वैसे ही ये एक्टिव रीजन में दोनों होंगे, पर थोड़ी ही देर में क्या होगा कि एक जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में होगा तो एक ट्रांजिस्टर कट ऑफ में हो जाएगा, और दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ पर अगर सैचुरेशन रीजन में है तो पहला ट्रांजिस्टर यहाँ पर कट ऑफ रीजन में। यानी इस तरीके से ये बार बार अपने आप को एक दूसरे में चेंज करते रहेंगे। वो क्यों चेंज करेंगे, ये इस पर यहाँ पर फीडबैक की वजह से ये चेंज करते हैं। अगर इसके कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है ये पहला वाला ट्रांजिस्टर है जिसको हमने T1 कहा है, और इस ट्रांजिस्टर में जो ये आउटपुट जोड़ा गया है, सॉरी जो यहाँ पर फीडबैक जोड़ा गया है, वो T2 ट्रांजिस्टर के फीडबैक को Z2 एलिमेंट की मदद से यहाँ पर इसमें इसके बेस पर जोड़ा गया है। ठीक वैसे ही T2 ट्रांजिस्टर में जो हमने Z1 यहाँ पर एलिमेंट जोड़ा है, इसकी मदद से T1 का जो फीडबैक था उसमें इस तरीके से इसको जोड़ा गया है। तो इसका सर्किट जो है वो ऐसा है। सर्किट भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्किट बताइए, ये वाला जो सर्किट है वो कौन सा सर्किट है, तो आपको याद रखना है कि ये मल्टी वाइब्रेटर होता है। इसके बाद अगर हम इसके मोड की बात करें तो ऑपरेशन के इसके 3 मोड होते हैं। कौन कौन से मोड होते हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहला मोड समझते हैं इसका। सबसे पहला मोड क्या है कि अगर हम यहाँ पर ये Z1 और Z2 नहीं लगाते हैं, मान लीजिएगा यहाँ पर हमने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है ये Z1 और Z2 की जगह पे, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जब हम ट्रांजिस्टर इस वाले सर्किट को ऑन करेंगे तो पहली बार ये दोनों के दोनों एक्टिव रीजन में आ जाएंगे, और थोड़ी ही देर में ये वाला T1 ट्रांजिस्टर जो होगा वो कट ऑफ मोड में हो जाएगा, और T2 ट्रांजिस्टर जो होगा वो सैचुरेशन मोड में हो जाएगा। ठीक वैसे ही T2 ट्रांजिस्टर जब यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर T2 ट्रांजिस्टर कट ऑफ में आ जाएगा और T1 ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन मोड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका कुछ इस तरीके से का वेवफॉर्म जो है वो बनने लगेगा। ये वेवफॉर्म जो है बनने लगेगा और ये कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक आप इसमें बाहरी पल्स नहीं दे देते हैं, और इसी स्टेज को स्टेबल स्टेट कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर भी आपको नोट करके दिया है, जो कि आपको PDF कोर्स में मिलता है कि यदि Z1 और Z2 जो है वो स्थिर अवस्था में है, यानी कि उनको स्टेबल कर दिया है, तो T1 ऑन का मतलब कि यहाँ पर ये जो है एक्टिव मोड में होगा, T2 जो है वो सैचुरेशन मोड में होगा, और फिर अगर T1 सैचुरेशन मोड में होगा, T2 एक्टिव मोड में होगा, तो सर्किट जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रिगर करने के लिए बाहरी सिग्नल की आवश्यकता होगी। अगर हमें इस सर्किट को ट्रिगर करना है तो बाहरी सिग्नल की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहली कंडीशन है ये स्टेबल स्टेट की कंडीशन होती है। इसमें जो हमारा सर्किट है वो तब तक स्टेबल रहता है जब तक हम इसमें बाहरी कोई सिग्नल इसमें इनपुट नहीं करते हैं। अब इसके दूसरे ऑपरेशन मोड को समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर Z1 जो है यहाँ पर हम कैपेसिटर लगा देते हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं Z2 में, तो ये जो इससे जो हमारा ऑपरेशन मोड बनेगा उसको कहा जाएगा मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या होगा कि एक ट्रांजिस्टर जो है वो स्टेबल कंडीशन में होगा और दूसरा ट्रांजिस्टर जो है वो अनस्टेबल कंडीशन में होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर T1 ऑन होगा तो यहाँ पर T2 जो है वो ऑफ हो जाएगा, और जब आप इसमें ट्रिगर पल्स देंगे तो यहाँ पर T1 ऑफ हो जाएगा और T2 ऑन हो जाएगा, और ये कंडीशन
थोड़ी देर तक चालू रहेगी और उसके बाद फिर से ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। ये पूरा सर्किट जो है थोड़ी देर बाद फिर से स्टेबल स्टेट में आ जाएगा और इसी को मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। या फिर इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि ये कुल मिला के ये कहना है यहाँ पर कि ये वाला ट्रांजिस्टर अगर ऑन होता है तो ये ऑफ होगा और ये वाला ऑफ होता है तो ये वाला ऑन होगा, कुछ इस तरीके से। यही सारी चीज़ें यहाँ पर इसके सेकंड पॉइंट में आपको लिखी गई हैं कि यदि Z1, ध्यान देना ये है कि Z1 अगर कैपेसिटर यूज़ किया है हमने और Z2 अगर हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ किया गया है तो सर्किट जो है वो कैसे काम करेगा, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह ये वर्क करेगा, जिसमें क्या होगा कि एक स्टेबल स्टेट हो जाएगी और दूसरी जो है वो अस्टेबल या फिर क्वासी स्टेबल स्टेट हो जाएगी। जिसमें अगर हम स्टेबल स्टेट की बात करें तो T1 जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा, T2 जो है वो ऑन हो जाएगा। और अगर हम एक अतिरिक्त पल्स देते हैं या फिर अतिरिक्त यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई सिग्नल देते हैं, इनपुट करते हैं, तो फिर ये सर्किट अस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, जिसमें T1 ऑन और T2 ऑफ हो जाएगा और थोड़ी देर तक ये कंडीशन चालू रहेगी। उसके बाद सर्किट ऑटोमेटिक जो है फिर से स्टेबल स्टेट में आ जाएगा जब तक हम इसमें पल्स नहीं देंगे। इसके बाद इसकी थर्ड कंडीशन होती है। थर्ड कंडीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि Z1 और Z2, वहाँ पर आपको डायग्राम में बताया गया था कि Z1 और Z2 दोनों अगर हमने वहाँ पर कैपेसिटर यूज़ कर दिए हैं तो सर्किट जो होगा वो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह काम करेगा बिल्कुल, जिसमें कोई स्थिर अवस्था नहीं होगी और इस सर्किट को किसी अतिरिक्त ट्रिगर पल्स की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसकी जो दोनों अस्थिर अवस्थाएँ हैं वो T1 ऑन, T2 ऑफ और T1 ऑफ, T2 ऑफ के ऑन के बीच लगातार स्विचिंग करती रहेंगी और ये जो है सर्किट फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाएगा। यहाँ पर हम समझते हैं कि जो हमारा Z1 और Z2, ये आप देख सकते हैं दो यहाँ पर पॉइंट जो थे हमारे, इसमें हमने यहाँ पर कैपेसिटर यूज़ कर दिया है दोनों में, तो ये बन जाएगा हमारा टोटली अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और इसी को अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। इसमें हमें किसी भी प्रकार की जो है अतिरिक्त ट्रिगर पल्स की ज़रूरत नहीं होती है, ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। इसमें सैचुरेशन, एक सैचुरेशन में होगा तो एक एक्टिव में होगा, फिर एक एक्टिव में होगा तो एक सैचुरेशन में होगा। ये खुद से ही एक दूसरे में लैच करते रहेंगे, इन्हें कोई बाहरी सिग्नल की आवश्यकता नहीं होगी अस्टेबल करने के लिए और इसको हम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये इसके 3 मोड थे। 3 मोड कौन कौन से थे? अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं रखते हैं तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्टेबल स्टेट होती है। फिर यहाँ पर हम कैपेसिटर रखते हैं, यहाँ पर रजिस्टर रखते हैं तो फिर ये मोनो स्टेबल हो जाएगी। मोनो स्टेबल यानी कि थोड़ी देर के लिए जो है अस्टेबल हो जाएगा, फिर से अपने आप स्टेबल हो जाएगा। और अगर हम दोनों जगह पे कैपेसिटर रख देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ मल्टी वाइब्रेटर को देख लेते हैं कि मल्टी वाइब्रेटर जो है उनका कहाँ पर यूज़ किया जाता है। मल्टी वाइब्रेटर का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है, जहाँ पर भी ट्रिगर पल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर हैं, कंट्रोल सिस्टम है या फिर कम्युनिकेशन वाले सिस्टम है। इसके अलावा स्क्वायर वेव जनरेटर भी इसको कहा जाता है। स्क्वायर वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है कुछ इस तरीके की वेवफॉर्म को जनरेट करता है, तो ये एक स्क्वायर वेव जनरेटर भी होता है और ये वोल्टेज से फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ये बिल्कुल क्वेश्चन में आते हैं आपके पॉइंट, तो इनको याद रखिएगा कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है, वोल्टेज से फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर में। और बाइनरी लॉजिक जो होते हैं, बाइनरी लॉजिक जो आपके सर्किट थे जैसे फ्लिप फ्लॉप वगैरह थे, ऐसे बहुत सारे सर्किट होते हैं जहाँ पर ट्रिगर पल्स की ज़रूरत होती है, तो ये वही ट्रिगर पल्स जनरेट करते हैं, क्योंकि इनका जो पल्स होता है कुछ इस तरीके का होता है। तो वहाँ पर क्लॉक होते हैं ना आपके, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मोनो स्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर है उसकी जो उपयोग है वो पल्स को डिले में लॉजिक डिज़ाइन के रूप में करते हैं। और परिवर्तनशील पल्स जो विड्थ होती है इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस तरीके से अगर बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का उपयोग जो है वो शिफ्ट रजिस्टर में, मेमोरी एलिमेंट काउंटर आदि में किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को, इनको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इनको, कैसे ये काम करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा फिर होगा हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और फिर होगा हमारा जो है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, इसमें ट्रिगर को पढ़ेंगे आगे, तो 2 से 3 लेक्चर में ये जो है हमारी पूरा का पूरा टॉपिक है कवर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।